ये कहानी है बिहार के गोरियाकोठी की, जिसे हम विधानसभा क्षेत्र 111 के नाम से भी जानते हैं। एक रणनीतिकार और विश्लेषक के तौर पर आज हम किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत और कठोर आंकड़ों के जरिए इस क्षेत्र की नब्ज को टटोलेंगे। हम व्यवस्था को समझेंगे, व्यक्तियों को नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे जमीन पर चलते हैं। आज हम महज चुनावी नतीजों की बात नहीं करेंगे। हम इस मिट्टी की आवाज सुनेंगे, 2025 के परिणामों का व्यवस्थित विश्लेषण करेंगे, पुरानी जातिगत राजनीति की विफलताओं को डिकोड करेंगे और अंत में 2030 के लिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जो असल में जनता पर केंद्रित हो। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की धड़कन की। यहाँ का असली दर्द क्या है? जब हम गोरियाकोठी के इस नक्शे को देखते हैं तो ये सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं है। इस ठहराव के पीछे एक गहरी आर्थिक हताशा छुपी है। खेतों में वो पहले जैसी बात नहीं रही और बेरोजगारी ने युवाओं को पलायन के लिए मजबूर कर दिया है। ये एक ऐसा चक्र है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये कोई सामान्य चर्चा नहीं है, ये लोगों के जीने और मरने का सवाल है। जब किसी क्षेत्र की शिशु मृत्यु दर 35.2 हो तो ये एक सिस्टम की चीखती हुई विफलता है। गंडक नहर की बदहाली और सिवान में बाढ़ से हुई वो 7 मौतें। आसमान छूती महंगाई के बीच एक आम परिवार बस किसी तरह गुजारा कर रहा है। असल मुद्दा यही है। अब इसी जमीनी हकीकत के चश्मे से 2025 के चुनावी नतीजों की चीर-फाड़ करते हैं। ऐसा क्या हुआ जिसने इन नतीजों को जन्म दिया? 1,05,909 ये वो सटीक आंकड़ा है जिससे सत्ताधारी दल ने इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। लेकिन इसे सिर्फ एक जीत मत समझिए। ये एक बेहद कसी हुई संगठनात्मक मशीनरी की सफलता थी जिसने ठीक समय पर अपना काम किया। इस नतीजे का सबसे बड़ा कारण आपको इस तुलना में मिलेगा। निष्पक्ष रूप से देखें तो एक तरफ ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने विधानसभा में 103 सवाल पूछे और जिनका दामन आपराधिक मुकदमों से पूरी तरह साफ था। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा प्रोफाइल था जिसमें 16 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और 3 गंभीर आपराधिक मामले थे। जो साइलेंट वोटर होता है, जो सिर्फ शांति चाहता है, वो स्वाभाविक रूप से ऐसे ध्रुवीकरण और आपराधिक पृष्ठभूमि से दूर छिटक जाता है। अब जरा उस पुरानी राजनीति की बात करते हैं जो अब अपनी एक्सपायरी डेट पार कर चुकी है। जनसांख्यिकीय विफलता। गणित बिल्कुल साफ है। एक खास राजनीतिक मॉडल लगभग 43% 43.84% पर आकर एक अदृश्य दीवार से टकरा जाता है। क्यों? क्योंकि वे आज भी 18% मुस्लिम और 14% यादव वोट बैंक के कठोर ढांचे में फंसे हैं। इस चक्कर में वे उस 36% 36.01% ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं, जो असल में आज के समय का सबसे बड़ा किंग मेकर है। और हां, जब भी हम इन वर्गों तक पहुंचने या डेटा जुटाने की बात करते हैं तो मेरा स्पष्ट मानना है कि हर एक कदम भारत के डीपीडीपी ढांचे के तहत होना चाहिए। एक जिम्मेदार राजनीतिक व्यवस्था हमेशा अपने नागरिकों की निजता, उनकी सहमति और डेटा के उद्देश्य की सीमा का पूरा सम्मान करती है। बिना सम्मान और निजता के कोई भी जनसंपर्क अभियान सिर्फ एक अतिक्रमण है। इतिहास खुद को कैसे दोहराता है, ये समझना भी जरूरी है। चलिए पिछले कुछ चुनावों के पैटर्न पर गौर करते हैं। 2015 से 2025 के बीच एक बहुत बड़ा बदलाव आया। मतदान 55%, 55.35% से उछलकर सीधे 64%, 64.42% हो गया। ये कोई अपने आप नहीं हुआ था, ये बूथ एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म की जीत थी। मतलब ध्रुवीकृत माहौल में अपने वोटर को घर से निकालकर बूथ तक ले जाने की एक बेहद कुशल रणनीति। और इस छोटे से नंबर को कतई मत भूलिए, 3,281। ये वो वोट हैं जो जनसुराज ने काटे। राजनीति में इसे स्पॉइलर इफेक्ट कहते हैं। ये साफ दिखाता है कि जब समुदाय को एकजुट रखने वाला सिस्टम कमजोर पड़ता है तो कैसे कुछ हजार वोट भी पूरे समीकरण को पलट कर रख सकते हैं। तो अब आगे क्या? 2030 के लिए हमारा रणनीतिक ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात नहीं होता। इसके लिए एक फेज्ड लैडर यानी चरणबद्ध योजना चाहिए। शुरुआत होती है चुनाव से 730 दिन पहले, जहां निष्क्रिय और पुराने नेतृत्व को हटाकर नई नींव रखनी होगी। फिर 365 दिन पहले ईबीसी वर्ग की असली समस्याओं पर चर्चा शुरू करना। 180 दिन पहले जमीन पर पन्ना प्रमुखों का एक अभेद्य नेटवर्क तैयार करना और फिर आखिरी 90 दिनों का आक्रामक स्प्रिंट। इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए हमें एक बेदाग छवि वाले और शिक्षित नेतृत्व की सख्त जरूरत है।
खोखले जाति गणित को छोड़िए, गंडक नहर के सूखे और कृषि संकट को अपना असली हथियार बनाइए। महिला मतदाताओं के आर्थिक मुद्दों को समझिए और हर दरवाजे तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए एक सटीक व्हाट्सएप नेटवर्क तैयार कीजिए। यही जीत का नया रास्ता है। और अंत में ये सब किस लिए? राजनीति का अंतिम लक्ष्य सुशासन होना चाहिए, जिसे हम गवर्नेंस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI कहते हैं। सुशासन का असली पैमाना क्या है? एक जीवंत लोकतंत्र में सबसे बड़ा रिटर्न है हमारे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना, हर एक मतदाता की गरिमा को सर्वोपरि रखना और ये सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक मंचों पर जो भी कहा जाए वो पूरी जिम्मेदारी और तथ्यों पर आधारित हो। याद रखिए, गरिमा और जिम्मेदारी के बिना कोई भी राजनीतिक जीत या रणनीति पूरी तरह से खोखली है। अगर हम आज भी इन प्रणालीगत खामियों से आंखें चुराते रहे तो आने वाले कल में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हम सही डेटा, जन केंद्रित नीतियों और इस मिट्टी की नब्ज को समझ लें तो गोरिया कोठी की पूरी तस्वीर बदली जा सकती है। ये सिर्फ एक चुनाव जीतने की बात नहीं है, ये एक जनादेश को सार्थक बनाने की यात्रा है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर या 08044421602 पर संपर्क करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।